प्रकार के न्याय की हमने बात की थी, तो वो 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? ब्रिटेन और ब्रिटेन के संविधान से हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम रेल में। मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी के अगले सेशन को। दोस्तों, आज से पहले हम पॉलिटी की कम से कम 8 क्लासेस जान चुके हैं और ये पॉलिटी की 9वें नंबर की क्लास या 9वीं क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम पॉलिटी के ही सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि अभी तक हम भारतीय संविधान या राजनीति के इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में बहुत सारे कंटेंट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो कंटेंट नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं इसी चैनल पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये सभी वीडियोस आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, तो एक भी वीडियो को मिस ना करें, उनको सभी को अच्छे से देखें और उसके बाद इस क्लास को भी आप ध्यान से देखें। हालांकि अगर आप इस क्लास को भी देखेंगे अभी बिना पिछली क्लासेस को देखे हुए, तो ये क्लास भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मैं कवर करता हूँ उनके अंदर वही टॉपिक्स रखता हूँ, वही चीज़ें रखता हूँ जो आपको एक अलग ही लेवल पर तैयार करनी होती हैं। मतलब वो पिछली क्लास से कॉरिलेट नहीं रहती हैं। अगर थोड़ा बहुत कॉरिलेशन होता है, थोड़ा बहुत कॉरिलेट रहती हैं, तो उसको मैं कवर करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे ही भारतीय संविधान के अंदर लिए गए प्रावधानों के बारे में। और दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उस समय भारतीय संविधान को बनाने के लिए ये डिस्कशन किए गए थे, ये वाचन किए गए थे कि कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में होने चाहिए और कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसी बात को कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब हमारे ही भारतीय संविधान में लगभग 70% हिस्सा, यानी कि 70% जो हिस्सा था वो कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखेंगे। आपको मैंने बताया था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 70% हिस्सा लगभग कहाँ से लिया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे बाकी का जो 30% हिस्सा है, वो हमने विदेशों के संविधान से लिया है। ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया है, विदेशों के संविधान से लिया है। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कि विदेशों के संविधान से जो हमने 30% हिस्सा लिया अपने ही भारतीय संविधान में, वो कौन कौन से प्रावधान हैं, और उन्हीं प्रावधानों को आज की इस क्लास में, आज के इस पूरे के पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अरुण कुमार और आप लोग मेरे बारे में भली भांति जानते ही हैं। चलिए दोस्त, तो जो 30% हिस्सा है वो विदेशी कॉन्स्टिट्यूशंस या फॉरेनर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ध्यान रखें कि हमारे ही डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, या यूँ कहें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लगभग 60 से अधिक, या यूँ कहें कि 60 देशों का या 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। और ध्यान रखेंगे, जब 60 से अधिक या 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा, दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्हीं के द्वारा लगभग 10 देशों के संविधान से, ध्यान रखें, 10 देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए। बात समझ में आ गई? मतलब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उसके बाद लगभग 10 देशों के संविधानों से हमारे ही भारतीय संविधान में प्रावधानों को जगह दी गई। और ध्यान रखेंगे, ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन के द्वारा आपसे पूछा जाता है। मतलब आपके एग्जाम में, आपके एग्जामिनर्स के द्वारा या एग्जामिनेशंस में
पूछा जाता है कि बताइए कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, यह निम्नलिखित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना एक श्योरिटी होता है और उसी श्योरिटी को, उसी क्वेश्चंस को आज हम कंफर्म करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको बताया 60 में से 10 देशों के संविधान से हमने अपने भारतीय संविधानों को, प्रावधानों को जगह दी और बाकी 70% हिस्सा या 70% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, जो बनाया गया था 1935 में या 1935 में भारत भेजा गया था। और दोस्तों अभी वो 10 देश कौन कौन से हैं, वो 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो सभी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें उन सभी बातों को। अच्छा, आप इन सब का स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और हालांकि पढ़ने का तरीका क्या होगा कि आप सामने एक नोटबुक रखें, हेडफोन लगाएं और केवल उन चीज़ों को नोट करते चलें जो मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल, उसके बाद हम आगे की कहानी को समझते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे वो 10 देश, वो 10 कंट्रीज़ या 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो उनमें सबसे ही पहला देश आपको ध्यान रखना है हमारा ब्रिटेन। और ब्रिटेन के संविधान से, दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान या कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं वो सभी मैं आप लोगों के सामने नोट करता रहूँगा। और आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इनको नोट करें और चाहें तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर रखें ताकि बाद में आपको नोट करने में हेल्प मिल जाए। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से सबसे ही पहला प्रावधान जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम कौन हैं, हम भारतीय हैं। मतलब अगर आप किसी स्टेट या किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, लाइक सपोज कीजिए कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप आंध्र प्रदेशी हैं। सपोज कीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेशी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दोस्तों आप किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी राज्य को लेकर ये नहीं कहेंगे कि हमें उस राज्य ने नागरिकता दी है तो हम केवल और केवल उस राज्य के निवासी हैं, और जब राज्य के निवासी हैं तो राज्य के हम नागरिक हैं। और अगर हम उस राज्य के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य पहले उस राज्य के लिए बनता है और हम भारत के नागरिक बाद में हैं। मतलब आपके पास दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, आपके पास केवल और केवल इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके ब्रिटेन से। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एकल नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसके तहत हम केवल और केवल भारतीय हैं, हम अपने ही राज्य की नागरिकता लिए हुए नहीं हैं। तो वह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एकल नागरिकता के बाद सरकार की संसदीय प्रणाली, ध्यान रखेंगे सरकार की संसदीय प्रणाली ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर एक लॉर्ड ऑफ कॉमन या ये कहें कोर्ट ऑफ कॉमन और दूसरा होता है कोर्ट ऑफ लॉर्ड, ये दो सदन होते हैं कहाँ पर, ये दो सदन होते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो उसी प्रकार से हमारे ही भारत में सदन की व्यवस्था की गई है और वो सदन दो ही हैं, कौन कौन से, एक आपका राज्यसभा और एक लोकसभा। जो वहाँ पर लॉर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ लॉर्ड है वो हमारे यहाँ राज्यसभा है, और वहाँ जो कोर्ट ऑफ कॉमन है वो हमारे यहाँ लोकसभा है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब एकल नागरिकता की हमने बात की तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे यूएसए में प्रांत की नागरिकता अलग होती है और यूएसए देश की नागरिकता अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे भारतीय की भी नागरिकता वैसी है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है और हमारे ही भारतीय संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है।
उसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में विधि के द्वारा शासन चलाया जाता है, और ये जो विधि के द्वारा शासन यानी कि कानून के माध्यम से शासन चलता है, उसी प्रकार से हमारे ही भारतीय संविधान में भी कानूनों के द्वारा या विधि द्वारा शासन चलाया जाता है। और दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि विधि द्वारा शासन की प्रक्रिया, विधि द्वारा शासन ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विधि बनाने की प्रक्रिया यानी कि कोई भी कानून बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी, ये भी हमने कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। विधि बनाने की प्रक्रिया ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के ही संविधान से लिया है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास एक न्यायिक रिट्स होते हैं, और वो न्यायिक रिट हमारे पास 5 प्रकार के हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 32 में, यानी कि आर्टिकल 32 में। जो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स दी हुई हैं, न्यायिक रिट्स, उन न्यायिक रिट्स को हम आर्टिकल 32 के अंदर डिस्कशन करेंगे, और उन्हीं न्यायिक रिट्स को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। जब हम आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, और उस 32 के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में उपचारों का उपबंध या उपचारों का प्रावधान, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये ब्रिटेन के वह प्रावधान है जो भारतीय संविधान के लिए अडॉप्ट किए गए। उसके बाद अगला देश आपको ध्यान रखना है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे ही पहले आप ध्यान रखेंगे कि यूएसए के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना का विचार। मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारे ही भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, और जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वैसे ही यूएसए की भी एक प्रस्तावना है। तो उस यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना ली है अपने भारतीय संविधान में, जो जिस प्रकार है या इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है। मैं प्रस्तावना के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो पूरी ही क्लास उसमें निकल जाएगी। चलिए, अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस प्रकार से भारत यूएसए में यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो हम कहेंगे क्या कि राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? भारत में राष्ट्रपति का पद, बहुत बढ़िया, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल पद की हम बात कर रहे हैं, और जब हम पद की बात करेंगे या राष्ट्रपति पद के निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे, तो वह हम आयरलैंड देश से लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति का निलंबन। तो ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निलंबन जो किस प्रक्रिया से होगा? महाभियोग प्रक्रिया से। तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो रहेगा। तो ये महाभियोग प्रक्रिया से हमने राष्ट्रपति का निलंबन किया जाएगा, ये बात भी हमने यूएसए के संविधान से ली है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैंने कहा था अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है? आपके यूएसए के संविधान से। लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया जो होगी वो हम आयरलैंड से लेंगे। समझ आ गई बात? उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि हमारे ही पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, और वो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे भाग 3 में। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि हमारे ही देश भारत में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो आप ध्यान रखें कि न्यायाधीशों का निलंबन ये भी कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। मतलब आप डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि न्यायाधीश या जितने भी जज रहेंगे, उनके निलंबन का प्रोसेस या उनका जो निलंबन होगा वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कोई न्यायिक समीक्षा की जाएगी या कोई भी जजमेंटल दिया जाएगा तो उसकी पहले समीक्षा होगी या उसका पहले पुनरावलोकन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रावधान भी कहाँ से लिया है हमने, न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखेंगे, पुनरावलोकन तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद मेरे दोस्त ध्यान रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका अपने आपे में क्या है, एक सर्वोच्च पद है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में न्यायपालिका और ये यूँ कहें भारत में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो भी आपके यूएसए से ली गई है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की सर्वोच्चता मतलब न्यायपालिका और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इन दोनों की सर्वोच्चता रहेगी, यानी कि ये अपने आप में क्या माने जाएंगे, सुप्रीम माने जाएंगे, इनसे बड़ा कोई नहीं होगा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जब ये फैसला दे देंगे तो उसको हमें स्वीकारना ही होगा। और जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो हम सभी के लिए एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। जब कोई कानून बनाया जाता है तो सभी के समान समक्ष या सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, जो हम पढ़ेंगे आपके आर्टिकल नंबर 14 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, ये हमने लिया यूएसए से, वैसे ही एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो भारत देश में एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हैं यूएसए और ब्रिटेन देश के, तो आप इनको नोट डाउन करने के लिए जल्दी से फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो कोर्ट ऑफ कॉमन और कोर्ट ऑफ लॉर्ड लिखा है इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, बाकी की कहानी आगे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे अगले देश की, अगली कंट्री की। तो अगला देश आपका रहेगा आयरलैंड। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं या कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे ही पहले आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मैंने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस देश के संविधान से हमने लिए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि इनका पूरा का पूरा एक भाग है, भाग नंबर 4, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, तो आयरलैंड के संविधान से या आयरलैंड देश के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम आपसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। जैसे मैंने यहाँ बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इस बात को तो हमने लिया है यूएसए के संविधान से या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, लेकिन इस राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कैसे होगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हमने एडॉप्ट किया है कहाँ से, आयरलैंड से। यानी कि राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया। चलिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय, मैंने कहा एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा। तो ये जो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है या यूँ कहें एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है, ये भी कहाँ से ली गई है, आपके आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों
ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ जो वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। और ये जितने भी प्रावधान मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट आपको रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में भी दूंगा और रिप्लाई के माध्यम से भी दे दूंगा। और दोस्तों, नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ही राष्ट्रपति के द्वारा संसद के राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से ही लिया है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये कहाँ से लिया है हमने? ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कोई भी अवार्ड, कोई भी सम्मान अगर दिया जाता है तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान और अवार्ड प्रदत्त करना ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे शब्द आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर साफ नहीं दिख रहे हैं तो आपको मैं बोल जो रहा हूँ उन्हीं को नोट करते चलें, ठीक है। चलिए, अगला देश आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कनाडा। आयरलैंड से इतने ही प्रावधान है, बाकी कनाडा की हम बात करेंगे। ये चौथा देश ऐसा रहेगा जिसकी हम बात करें। तो कनाडा के देश या कनाडा देश के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ही प्रावधान कि जिस प्रकार से कनाडा देश के अंदर या कनाडा के अंदर संघात्मक शक्तियाँ होती हैं। संघात्मक शक्तियाँ का मतलब कि केंद्र सरकार हमेशा मजबूत रहेगी राज्य सरकार की अपेक्षा। तो वो जो संघात्मक शक्तियाँ हैं ये हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। और दोस्तों, ये संघात्मक शक्तियों का मतलब ही क्या है? केंद्र सरकार मजबूत और राज्य कमज़ोर। मतलब कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा तो केंद्र सरकार ने जो फैसला ले दिया वो राज्य को मानना होगा कुछ हद तक। राज्य कमज़ोर। बोलो बेटा, का यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए, उसके आगे आप ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से कनाडा देश के अंदर या कनाडा देश के संविधान में या कनाडा देश के अंदर या कनाडा देश के संविधान में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, वैसे ही हमारे ही भारतीय संविधान में या भारत देश के अंदर हर एक राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये है आपका कनाडा का विशेष संविधान या संविधान के कुछ प्रावधान। अगला देश आपको ध्यान रखना है, फ्रांस। तो मेरे भाई, फ्रांस से क्या क्या लिया है वो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। फ्रांस से आप लोग जानते हैं कि हमारे ही इस प्रस्तावना में एक शब्द आएगा, गणतंत्र। तो फ्रांस से ही लिया गया है वह शब्द, और वह शब्द क्या है? गणतंत्रात्मक राज्य का विचार। गणतंत्रात्मक राज्य का विचार ये भी कहाँ से लिया गया है? आपके भारतीय संविधान या फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्र राज्य का विचार ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना में 3 शब्द हैं जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और आपकी बंधुता। यानी कि एक भाईचारे की बात कही जाएगी, एक समानता की बात की जाएगी, इक्वालिटी की, और एक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की बात की जाएगी। जब हम पढ़ाएंगे आपको प्रस्तावना तब ये बात समझ में आएगी। तो फिलहाल केवल इतना ध्यान रखें कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विचार। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विचार ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वो विचार लिखा है लास्ट में, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के बाद दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट किए जाने योग्य थे या स्वीकृत किए जाने योग्य थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और जैसे कि अभी हमने बताया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा, तो जो बाकी सदस्यों का निर्वाचन होगा वो निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो पहला ही आपको ध्यान रखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आप लोग जानते हैं कि कोई भी आर्टिकल नया जोड़ने के लिए या कोई नया कानून बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, संविधान में कुछ संशोधन करना होता है। तो संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली है, आपके दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद ध्यान रखेंगे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों एक अगला देश आपको ध्यान रखना है रूस, और इस रूस के अंदर या इस रूस के संविधान से आपके कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो लिए गए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि रूस में एक क्रांति हुई थी 1970 या 1917, मतलब इंग्लिश में हम 17 बोलें कि 70 बोलें, दैट इज ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 1917 हिंदी में बोलें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 1917 में रूस में एक रूस का रिवॉल्यूशन हुआ था या रूस की क्रांति हुई थी। तो उसी रूस की क्रांति के अंदर 3 शब्द लिए गए थे, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे ध्यान रखेंगे, या यूँ कहें कि 3 प्रकार के न्याय की हमने बात की थी। तो वो 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। दोस्तों अगर किसी को लग रहा हो कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और अगर किसी को लग रहा हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो है तो वो फास्ट कर सकते हैं, और किसी को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो स्लो कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। दोस्तों उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में हैं, वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, मूल या मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से, ध्यान रहेगा, ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, इस साइड में नोट कर देता हूँ, यहाँ ब्रिटेन को इधर लिख देते हैं और यूएसए को यहाँ लिख देते हैं। ये यूएसए मैंने लिख दिया, यूएसए, और मैंने लिखा ब्रिटेन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देश ध्यान रखेंगे, कितने हो गए 7। अगला देश हम ध्यान रखें 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर के संविधान के उस देश को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 8वां संविधान या 8वां देश वह है जहाँ से हमने भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान या कुछ प्रावधानों को अडॉप्ट किया है, तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे इस ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से शब्द या कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो कि लिए हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा डिस्प्ले से आउट हो रहा हूँ लिखने के चक्कर में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, घबराए ना। मेरी आवाज़ आ रही है तो मतलब मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ज़िंदा हूँ, और अगर आवाज़ नहीं आ रही तो कोई ना कोई दिक्कत हो गई होती। तो मुझे देखना आवश्यक नहीं, मेरी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। केवल और केवल आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन नहीं सकता, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर कर सकता हूं। तो कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वरना ध्यान से इन चीज़ों को समझते रहें, कोई डाउट बचेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्चुअल्स हैं, यानी कि फैक्ट पर आधारित हैं। इसमें कुछ भी ऐसी बात है नहीं जिसको हमें डाउट के रूप में समझना होगा। बस इतना ध्यान रखें कि प्रस्तावना के विचार की बात आएगी तो यूएसए, और जब बात आएगी प्रस्तावना की भाषा या लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल तो नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे जब बात आएगी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती
सूची। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची के साथ साथ हमारे व्यापार के नियम, यानी कि जितने भी हम व्यापार करेंगे वो एक नियम के तहत करेंगे। तो व्यापार के जो नियम हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उसके बाद जस्ट सिंपल ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच संबंध जितना भी रहेगा वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, संघ व राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, संघ व राज्यों के बीच संबंध या रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वह संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, एक जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भी कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समझ गए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे एक जर्मनी देश आएगा, इस जर्मनी देश से हमने कौन कौन से प्रावधान हैं जो लिए हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी इमरजेंसी पावर्स को लागू किया जा सकता है, आपातकालीन शक्तियों को लागू किया जा सकता है। तो ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब आपातकालीन लागू होता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, या यूँ कहें कि मौलिक अधिकारों का निलंबन उस वक्त जब आपातकालीन लागू होगा, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, आपातकाल में, ऐसे लिख देंगे, आपातकाल में। उसके बाद अगला एक देश जो कि 10वें नंबर का लास्ट देश है, जापान। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाया जाता है। तो वो जो कानून, या ध्यान रखें कि किसी भी प्रक्रिया को स्थापित करने की जो विधि के द्वारा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, विधि के द्वारा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो आपके जापान से ली गई है। ठीक है, तो जस्ट इतना ध्यान रखें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, दोस्तों ये कहाँ से ली गई हैं, हमने जापान के संविधान से ली हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हमने विदेशी सोर्स या एक्सटर्नल फॉरेन सोर्सेज से हमने अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए हैं। तो आप इनका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट निकालें, बहुत प्यारा सा, और मैं साइड को हो जाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और इन स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप ध्यान रखें इन सभी बातों को और नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखी हैं तो आप इन वीडियो को इस वॉइस के माध्यम से सुन सकते हैं, और सुनने के बाद आप उन सभी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं विद मी, यानी कि मेरे साथ। ठीक है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में कभी कभी बोल लेता हूं, हालांकि इतनी अंग्रेजी परफेक्ट नहीं है, पर अगर आप ग्रामेटिकल की बात करेंगे तो ग्रामेटिकल थोड़ा सही जानता हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रद्दी कवाड़ा हूं, तो कवाड़ा नहीं हूं भाई, थोड़े बहुत जानता हूं। तो ये 10 देश के संविधान है, आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई। ये जितने भी प्रावधान हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। बस आप लोगों को वही काम करने हैं जो हर बार मैं आपसे करने के लिए कहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में फैला दो। और दोस्तों इसी से संबंधित मैं MCQs वाला वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द आपके लिए। उन MCQs को ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो उन MCQs को ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको हेल्प हो सके आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं अरुण कुमार, आप देखते हैं एग्जाम रेल, और आज की सफ़र को हम यहीं तक समाप्त करना चाहेंगे। आप इनको वीडियो को शेयर करें जितना हो सके उतना, और लाइक करने के बाद, यानी कि लाइक बटन को दबाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ, बाय।